नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश और जिला है रीवा, रीवा भी कहते हैं। बात रीवा शहर के घोघर मोहल्ले की है। 18 मार्च 2023 की रात करीब करीब 12:30 बजे पुलिस को यह सूचना मिली कि पंडरा इलाके में रहने वाले पति पत्नी अपने घर वालों को लेकर लड़के को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रीवा ले आए, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। मतलब डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। बहरहाल पुलिस भागकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल में यह पता लगा कि मरने वाले का नाम शाहिद है और उसकी पत्नी सालेहा परवीन। मृतक शाहिद की उम्र कोई 32 साल और सालेहा परवीन की 31 साल है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लाश को वार्ड से बाहर निकालकर सफेद कपड़े में लपेटकर मॉर्चरी ले जाने के लिए कॉरिडोर में रखा गया था। उसके साथ बुरी तरह से रो रही उसकी पत्नी सालेहा परवीन, सालेहा के माँ बाप कॉरिडोर से मॉर्चरी की तरफ जा ही रहे थे कि तब तक एक और व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसने चादर हटाई, लाश को देखा और बिलख बिलख कर रोने लगा। ये मृतक शाहिद के पिता थे सलामत खान, जो पिछले 7 वर्षों से अपने बेटे से और बहू से नहीं मिले थे। उनको रोता बिलखता देखकर शाहिद के सास और ससुर ने उनको ढांढस बंधाने की कोशिश की। जैसे ही वो उसको ढांढस बंधा रहे थे सलामत खान को, वैसे ही उनके माँ बाप ने यह बताया कि देखिए आपकी बहू का क्या हाल है, साहिला परवीन की तरफ इशारा करके। इसने पूछा कि तुम्ही ने शाहिद के फोन से मुझे फोन करके ये बताया कि आप फौरन अस्पताल आ जाइए। शाहिद ने नाराजगी में जहर पी लिया है। उसने जैसे ही एफर्मेशन में, मतलब सकारात्मक या हामी भरने की मुद्रा में सिर हिलाया, उसने कहा फोन कहां है? मेरे बेटे का फोन है। और इसके पहले वो कुछ बोल पाती, उसके हाथ से वो फोन छीन लिया। तब तक और शाहिद की बहनें आ गईं, शाहिद की मां आ गई और सब लोग आ गए और उसको चुप कराने लगे, सलामत खान को, और उसे वहां से अलग ले गए। अस्पताल के स्टाफ ने उस सफेद चादर में लिपटी हुई लाश को मॉर्चरी पहुंचा दिया। सारे लोग भागकर मॉर्चरी के सामने पहुंचे। परिवार के लोगों ने पूछना शुरू किया कि आखिर ये कैसे हुआ। सालेहा परवीन रोते रोते बताती रहीं कि बहुत छोटी सी बात पर बातचीत हुई। उसके बाद इन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और थोड़ी देर बाद हम लोगों ने जब दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, नहीं खुला। दरवाज़ा तोड़ा तो देखा ये बुरी तरह से तड़प रहे थे। हम लोगों ने पूछा क्या बात हुई? उन्होंने कहा मैंने जहर पी लिया है।
मुझे फौरन अस्पताल ले चलो। मेरे माँ बाप शाहिद को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुँचे। करीब 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 आधे घंटे बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच में चूंकि फ़ोन इन्हीं के पास था, मैं अपना फ़ोन घर भूल आई थी, मैंने इन्हीं के फ़ोन से, शाहिद के फ़ोन से ही, उसमें अब्बू के नाम से जो नाम फीड था, उसमें अपने ससुर को फ़ोन किया और ये बताया कि शाहिद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आप फ़ौरन आ जाइए। ये सारी बातें फिर जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उसके सामने भी हुई। पुलिस ने पंचायतनामा भरा, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ये कहा कि अगर हस्बैंड वाइफ के आपसी झगड़े में इसने आत्महत्या कर ली है तो मामला कोई नहीं बनता है, लिहाजा इसको इत्तफाकिया में दर्ज कर लिया जाए। मर्ग कायम करना कहते हैं मध्य प्रदेश में। एक्सीडेंटल, इत्तफाकिया या इस तरह का कुछ जिसमें क्राइम का होना नहीं पाया गया। बाप से जब लोगों ने ये पूछा कि आखिर 7 साल तुम इससे क्यों नहीं मिले हो, तुमने अपनी बहू को क्यों नहीं देखा है, कोई खास वजह? पुलिस को उसने ये बताया कि साहब हम लोग रीवा के घोघर मोहल्ले में रहते थे, बात 2015 की थी, मेरे 2 बेटियां और ये इकलौता बेटा है। शुरू से ही इसे मोबाइल के कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का बहुत शौक था और ये उसी में हमेशा डूबा रहता था। इसी बीच में इन लोगों की 2015 में न्यू बस स्टैंड के पास एक मोबाइल का बड़ा शोरूम खुला और इस शोरूम में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, रिसेप्शनिस्ट की बाकायदे अखबारों में वैकेंसी निकली। मेरे बेटे को चूंकि मोबाइल की जानकारी और शौक दोनों ही था, इसने भी अप्लाई किया। एप्लीकेशन देने के साथ इसका इंटरव्यू वहां के मैनेजमेंट ने बुलवाया। इंटरव्यू में यह अपीयर हुआ और इसका सिलेक्शन उस शोरूम के लिए हो गया। उसी शोरूम में साहिला परवीन नाम की एक लड़की का भी सिलेक्शन हुआ और दोनों एक ही दफ्तर में यानी उसी शोरूम में काम करने लगे। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां हुई और इसकी दोस्ती संबंधों में बदल गई। 2016 आते आते शाहिद ने घर में आकर ये इच्छा व्यक्त की कि सालेहा परवीन से मेरा निकाह करा दिया जाए। पिता सलामत खान जो PWD के रिटायर्ड असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन थे, उन्होंने कहा ठीक है, जरा मैं लड़की के घर वालों के बारे में पता कर लूं। 3-4 दिन बाद जब शाहिद ने फिर पूछा कि आपने पता किया, उन्होंने कहा हाँ मैंने पता कर लिया, ये शादी कतई नहीं होने देंगे हम, या हम इस शादी के लिए कतई हामी नहीं भरेंगे। लड़की के बारे में जितनी जानकारी मुझे अपने लोगों से और मोहल्ले वालों से हुई है, उसको जानकर मैं किसी कीमत पर उसे अपनी बहू के रूप में घर नहीं ला सकता। तमाम समझाने की कोशिश की शाहिद ने, लेकिन बात नहीं बनी। तो 2016 में घर वालों की मर्जी के खिलाफ शाहिद और साहिला परवीन ने निकाह कर लिया और दोनों के घर वाले चूंकि इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे थे, लिहाजा इन लोगों ने एक दूसरी जगह पंडरा इलाके में जाकर एक किराए का मकान ढूंढा और किराए के मकान में रहने लगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। करीब करीब 3 साल तक
कोई ऐसी बात दोनों के बारे में नहीं पता लगी। लेकिन 3 साल बाद शाहिद के घर में, अच्छा इस बीच में उसके पिता शाहिद खान के पिता सलामत खान ने बताया कि मैं न अपने बेटे से मिला, न मैंने अपने बेटे से कोई बात की, क्योंकि उसे हम लोगों की कोई फिक्र नहीं थी। दोनों पति पत्नी कमाने लगे थे, लिहाजा उनको हमारी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। इसीलिए घर से कोई भी उस निकाह के मौके पर वहाँ पर शामिल नहीं हुआ था। इनके दोस्त यार और ससुराल के लोग ही वहाँ पर शामिल हुए थे। बहरहाल 3 साल के बाद अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग बड़ी वेल निट कम्युनिटी होती है। रीवा कोई बहुत बड़ा मॉडर्न शहर भी नहीं है, लेकिन पुराना बसा हुआ, पुराने थॉट्स का और कल्चर का, पुराने कल्चर का शहर है। तो ये बात पता लगती रही कि कुछ आपस में मियाँ बीवी में तनाव हुआ है, और उसका रीज़न ये लोगों ने बताया, जिन लोगों ने ये खबर शाहिद के घर वालों को पहुंचाई, रीज़न ये बताया कि उस घर में साहिला परवीन के माँ बाप का बहुत दखल है, और इसी दखल की वजह से वो लड़का बहुत परेशान रहता है। इसीलिए जब पोस्टमार्टम होकर बॉडी घर पर आई, उसके बाद उसको दफनाया गया, अंतिम संस्कार किया गया। घर वालों ने ही किया, बाप ने किया। उसके बाद वो थाने पर फिर गया और उसने कहा कि साहब, जब हम वहाँ पर पहुँचे, अपने बेटे को सफ़ेद चादर में लिपटे हुए स्ट्रेचर में वो बाहर निकाला जा रहा था, मैंने अपनी बहू और उसके माँ बाप, जो बिल्कुल ठीक साथ में खड़े हुए थे, उनके चेहरे के भाव में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था जैसे उनके घर परिवार के बड़े की, एक जवान आदमी की मृत्यु हुई है। इसी बीच में मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरी बहू सालिहा परवीन बार बार कान में कुछ अपने माँ बाप से बात करती थी, और माँ बाप भी उससे कान में बात किया करते थे। ये बात मेरे मन को बिल्कुल कचोट गई है, और मेरा बिल्कुल फर्म कन्विक्शन है कि मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है। पुलिस ने कहा, आपके शक के बिना पर हम मुकदमे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हम किसी को भी मर्डर का मुलजिम बिना साक्ष्य के नहीं बना सकते। वो रोज सुबह शाम उनके फादर जाया करते थे। उनके फादर जहाँ ये लोग रहते थे, दोनों शाहिद और सालेहा, वहाँ भी पता किया। पता करते करते एक छोटी सी बात उनको पता लगी मोहल्ले में, कि ये लोग अभी कोई 8-10 दिन पहले ही दोनों, शाहिद, सालेहा और उसके सास ससुर, ये सब मिलकर थाने पर गए थे। ये लोग सवेरे थाने पर गए थे और शाम को लौटे थे। ये नहीं पता किस लिए गए थे, खुद गए थे, बुलाए गए थे, क्या बात थी, लेकिन थाने पर गए थे। पुलिस के लिए ये इम्पॉर्टेंट सूचना थी। पुलिस ने 8 तारीख के रिकॉर्ड्स को देखा तो ये बात सही निकली। ये दोनों वहां पर गए थे। वहां से पुलिस ने इनको पारिवारिक परामर्श केंद्र में भेजा था, और आपसी परिवार परामर्श केंद्र भेजा गया था। वहां के रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तो दोनों के बयान, सास ससुर के बयान वहां पर लिखे हुए थे। दोनों के बयान में लड़की यानी साहिला परवीन ने बार बार लिखाया था कि मेरे पति शाहिद मेरे साथ बिना बात के मारपीट करते हैं, और उसके बयान का समर्थन उसकी माँ और बाप ने किया था कि हाँ, जब भी आते हैं गुस्से में आते हैं, मारपीट करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, बर्तन फेंक देते हैं, इस तरह की बातें उसमें इनके बयानों में लिखी थी। और शाहिद के बयान में ये लिखा था कि मैंने एक गैर मर्द को अपने घर से निकलते हुए देखा था। मैंने उसे रोका, लेकिन वो छुड़ा कर भाग गया। मैंने भीतर आकर सालिहा से पूछा ये लड़का कौन था। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जानती, मेरे अब्बू अम्मी जाने।
सास ससुर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूं, लेकिन वो हमसे मिलने आया था, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। कई दिन तक वो बार बार, क्योंकि जब वो घर के भीतर घुसा तो वहां कमरे की हालत को देखकर और कुछ चीजें ऐसी मिली कि उसे ये यकीन हो गया कि यहां पर कोई दूसरा मर्द आया हुआ था, और जो अभी अभी जो बाहर आदमी निकला है या जो बाहर लड़का निकला है वही हो सकता है। लेकिन उसकी पत्नी साफ साफ नकार गई, और माँ बाप ने, पत्नी के माँ बाप यानी शाहिद के सास ससुर बिफर पड़े शाहिद के ऊपर कि जब हम घर में मौजूद हैं तो तुम्हें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम कैसे शक कर सकते हो कि गैर मर्द आया है और मेरी लड़की के साथ वो अकेले कमरे में जाएगा या मेरी लड़की से वो बात करेगा, वो मुझसे मिलने आया था। शाहिद ने बार बार पूछा आखिर था कौन, लेकिन वो इधर उधर की बात कि घर का नाम मुन्ना है और फलाने का नाम छोटू है और ऐसा है वैसा है, कोई बात सही सही उनके माँ बाप ने नहीं बताई। परिवार परामर्श केंद्र में अंकित जो बयान था उसका लब्बोलुआब ये था कि मेरी पत्नी के किसी गैर से संबंध है, जिसके कारण उसके व्यवहार में भारी परिवर्तन है। मेरे पूछने पर वो एकदम उलझ जाती है, झल्ला जाती है, झगड़ा करने लगती है। लेकिन शाहिद ने कहा कि मैं कुरान की कसम खा के कह सकता हूं, मैंने कभी सालिहा परवीन को नहीं मारा है, उसे कभी धक्का भी नहीं दिया है। वो ऐसा क्यों कह रही है और उसके माँ बाप उसकी बात की तस्दीक क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ के बाहर है। जब पुलिस को वो रिकॉर्ड मिला, दोनों के बयान मिले, परिवार परामर्श केंद्र में उनकी उपस्थिति मिली और बाद में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिली, तो पुलिस को मृतक शाहिद के बाप सलामत खान की बात में कुछ कुछ दम दिखाई देने लगा। इतने एविडेंस के बाद सलामत खान ने फिर थाने पर संपर्क किया और कहा सर अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुकदमा कायम करिए, उन्हें पकड़िए और उनसे पूछिए कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। पुलिस ने फिर यह कह के टाल दिया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो इस तरफ इंगित करती हो कि उसकी हत्या की गई है। जब तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिलेंगे हम इसमें आगे की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसी बीच 21 मार्च को जो शाहिद का फोन उसकी पत्नी सालेहा परवीन के हाथ से शाहिद के पिता सलामत खान ने इमोशंस के, उनका कोई और आशय नहीं था कि मेरा बेटा मर गया, जिस फ़ोन से वो मुझसे बात करता था वो मुझे दे दीजिए, वो छीन लिया था। उसको शाहिद की बड़ी वाली बहन उसे देखने लगी कि आखिरकार इस फ़ोन में है क्या क्या। उसकी गैलरी में गई तो उसे पहला ही वीडियो उसके भाई शाहिद का मिला। जैसे ही उसने वीडियो शुरू किया या देखना शुरू किया कि भाई ने आखिर क्या कहा है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो उस वीडियो में बिल्कुल बदहवास था, लेकिन उसने कहा कि मैं पूरे होशो हवास में बयान देता हूं कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी बीवी सालेहा, उसका आशिक बंटू खान और बीवी के माँ बाप हैं, जिन्होंने उसके प्यार के चक्कर में मुझे धोखे से अभी अभी जहर पिला दिया है। पिछले 6 महीने से ये मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन लोगों ने अपनी इस साजिश को अंजाम दे दिया है। वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। वो जैसे वो कहते हैं ना, किसी बीमारी की हालत में वो इस तरह की बात उसने रिकॉर्ड की, अपने कमरे से रिकॉर्ड की, और मरने के 2 घंटे पहले की रिकॉर्डिंग है। इतना बड़ा सबूत हाथ लगा।
सलामत खान और उसकी बेटी के। उन्होंने फ़ौरन उसको एक दो और मोबाइल फ़ोन पर शेयर किया अपनों के, और वो ओरिजिनल मोबाइल लेकर भाग कर थाने गए और उन्होंने कहा कि साहब ये देख लीजिए, इसी वीडियो में रिकॉर्ड भी किया गया है, इसी वीडियो में ये वीडियो भी है, इसकी गैलरी में सेव है, अभी हमने शेयर किया है कि ऐसा वो महफूज रहे, वो सही सलामत रहे, डिलीट ना हो जाए, इसलिए मैंने अभी इसको फला फला मोबाइल नंबर पर शेयर किया है। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। पुलिस भी उसको सुन के हैरान हो गई और उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे ये मोबाइल फ़ोन दे दीजिए, मैं आपको इसकी रिसीट दे रहा हूँ। उसको सील किया और खुद उसको पुलिस वाले लेकर, एक सब इंस्पेक्टर लेकर फॉरेंसिक लेबोरेटरी गए, जहाँ पर उसके डाटा की, उस वीडियो की पूरी जांच की गई कि ये एडिटेड तो नहीं है, मॉर्फ तो नहीं है, इसी मोबाइल पर रिकॉर्ड की गई है, इसकी उस समय क्या लोकेशन थी, सारी चीज़ें कनेक्ट करने के बाद 6 अप्रैल यानी अभी हाल में 2023 को इन सब के खिलाफ उसकी पत्नी सालेहा परवीन, पत्नी का आशिक बंटू खान, सलीम उर्फ बंटू खान, और सास ससुर के विरुद्ध अपराध, हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया। हत्या का अपराध दर्ज करने के बाद उसकी विवेचना शुरू की गई। विवेचना के मध्य में शाहिद की पत्नी सालेहा, उसका आशिक बंटू खान और उसकी सास ये गिरफ्तार की गई। तारीख है इनकी गिरफ्तारी की 9 अप्रैल 2023। ससुर अभी भी फरार है। जब सालेहा परवीन से बातचीत शुरू की गई तो पहले तो आप जानते हैं कोई बताने से रहा। काउंसलिंग वालों के, जिन लोगों ने काउंसलिंग कराई थी, उनसे अलग अलग बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि लड़की बहुत एग्रेसिव होकर बार बार यही कह रही थी कि मेरी एफआईआर लिखिए, मेरे साथ ये मारपीट करते हैं, और बाकी कुछ ज़्यादा बताने को तैयार नहीं थी। चूंकि उसके पति की मृत्यु हुई थी, पुलिस भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह पा रही थी कि इसी ने हत्या की होगी। लिहाजा जोर आजमाइश बंटू खान उर्फ शकील पर शुरू हुई। पता ये लगा कि बाण सागर कॉलोनी में, रीवा की बाण सागर कॉलोनी में शकील खान के पिता टेलरिंग का काम करते हैं। टेलरिंग की उस शॉप पर आते जाते सालेहा परवीन की मुलाकात शकील खान से हो गई। इस बीच में शाहिद खान की नौकरी चाकघाट की एक टेलीकॉम कंपनी में लग गई, जहां वो मैनेजर हो गया। और चाकघाट और रीवा के बीच करीब 100 किलोमीटर का अंतर है, यानी 100 किलोमीटर जाने के लिए वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकल जाता था। शाम की 5 बजे तक की ड्यूटी करने के बाद करीब करीब 8:30 9 बजे वापस आ पाता था। यानी 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक करीब 12 घंटे पूरा का पूरा सालेहा परवीन को मिलता था। इस बीच में सालेहा परवीन शकील को बुलाकर कभी कभी शकील के घर पर और कभी कभी शकील सालेहा के घर पे इतना लंबा समय बिताया करता था, और सालेहा की माँ बाप को पूरी बात पता थी। जब एक दिन थोड़ा जल्दी आ गया, कुछ उसे सामान खरीदना था, घर से छुट्टी लेकर थोड़ा जल्दी आ गया शाहिद, तो इसको घर से बाहर निकलते हुए देखा। उसे रोक कर पूछने की कोशिश की, वो तेजी से निकल गया। बात वहीं से बिगड़नी शुरू हुई। वो बार बार यही कहता रहा कि ये कौन है, ये कौन है, और धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों की सारी ताकत लगा ली। उसे पता भी लग गया कि ये शकील खान उर्फ बंटू है, और ये बाणसागर कॉलोनी में ये रहता है, इसके फादर की वहाँ पर दुकान है।
जिस दिन ये बात पता लगी उसी दिन वो सीधे थाने की तरफ जाने लगा। गुस्से में जब वो उसका नाम नहीं बता रही थी, उसकी बीवी और उसकी सास ससुर, तो वो सीधे उसने कहा आज मैं थाने जा रहा हूं, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। जैसे ही वो ये कह के निकला, बीवी उसकी और उसके सास ससुर सब इसके पीछे पीछे हो लिए। और जब ये थाने में घुसा और थाने में बताया कि साहब ये लोग सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं और हमारी बीवी के नाजायज संबंध किसी लड़के से हैं जिसका नाम फला फला है। मैं पिछले कितने दिनों से ये नाम पूछ रहा हूँ लेकिन इन लोगों ने नहीं बताया। मैंने अपने तरीके से इसका नाम पता कर लिया। इसके नाजायज संबंध की वजह से ही उसके व्यवहार में अलग तरह का एक चेंज आ गया है। मैं मुकदमा लिखाना चाहता हूँ। उसका इतना कहना कि मुकदमा लिखाना चाहता हूँ, सालिहा परवीन हद से उखड़ गई। उसने कहा ये दिन रात मेरे साथ मारपीट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा हम भी लिखाएंगे। और उसकी बात को डिटो करने के लिए, उसकी बात को सपोर्ट करने के लिए सालिहा परवीन के माँ बाप भी उसी की बात को बताते रहे। वो एक बताती थी, ये चार बताते थे कि हाँ उस दिन इसने थाली फेंक दी थी, उस दिन इसने गिलास से खींच के मार दिया था, उस दिन इसने गर्म चाय फेंकने की कोशिश की थी। पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि पति पत्नी का आपस का झगड़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए इंस्पेक्टर कोतवाली ने फौरन इस कपल को, इस दंपति को पारिवारिक परामर्श केंद्र में भेज दिया। वहाँ काउंसलर्स होते हैं, उन्होंने समझाने का भरसक प्रयास किया कि आप लोग आपस में लड़े नहीं और दोनों लोगों से अच्छे ढंग से रहने की अपील की गई। और इस तरह की एक अपील पर दोनों से सिग्नेचर भी करा लिए गए कि नहीं अब हम आपस में, हम लोगों का कोई मतभेद नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगी और हम लोग एक दूसरे के बारे में कोई शिकायत नहीं करेंगे। शकील ने कहा कि जब ये थाने वाली बात हो गई तो चीजें रिकॉर्ड पर आ गई, ऐसा मैंने सालिहा को बताया। हम लोग इस चक्कर में तो बहुत दिन से थे कि अब इसको रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। जब उसने हमको बाहर निकलते हुए देख लिया था और उसके बाद से ही घर में तमाम उपद्रव हो रहा था, तो हमने पहले ही सोच लिया था ये कहीं बाहर मिल गया, इसे रास्ते से हटा देंगे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। जब 8 तारीख को ये थाने से लौट कर आई तो हमने कहा अब तो तुम लोगों के डिफरेंसेस कागज पर आ गए हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में हैं, परिवार परामर्श केंद्र के रिकॉर्ड पर हैं, ये कभी भी इन कागजों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर सकता है। इसलिए अब इसका मारा जाना, इसका रास्ते से हटना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने मिलकर प्लान किया कि जिस दिन इसका व्यवहार सामान्य रहेगा उस दिन इसको चाय में मिलाकर जहर देना है। कीटनाशक दवा जो लिक्विड वाली होती है, जिसको 10 बूंद 5 लीटर में मिलाकर कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो छोटी शीशी का लिक्विड ले आया था बंटूर सलीम खान। उस दिन जब वो आया, कपड़े उसने चेंज किए, 8 साढ़े 8 बजे की बात होगी। सालिहा परवीन ने उसको पानी पिलाया और फिर सबके लिए चाय बनाकर ले आई। वहीं बैठकर इसे चाय पिलाई। इसके चाय में आप 10 बूंद की बात करते हैं, 1 बूंद में 100 लीटर की, इसने 10 बूंद वो जहर इसके चाय में मिला दिया। जब हल्का हल्का उसे ऐसा लगा कि वो लड़खड़ाने लगा है, उससे ये कह के कि आपकी तबीयत कुछ खराब लग रही है या आप कुछ थके से लग रहे हैं, कमरे में आ जाइए। पहले से ही तय था कि जहर के बाद वो भागने की कोशिश करेगा, इधर उधर गिरेगा पड़ेगा, उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने देना है, क्योंकि अगर इस बीच में कोई रिश्तेदार आ गया, उसकी नज़र पड़ गई तो फिर आफत हो जाएगी। उसको कमरे के भीतर कर दिया। थोड़ी देर वो और बाहर से उसमें सिटकनी लगा दी। टीवी की आवाज़ थोड़ी तेज कर दी कि अगर वो चिल्लाए तो बाहर आवाज़ न जाए।
भीतर 10 मिनट के बाद ही उसको ऐसा लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। सतर्क वो पहले से ही था, मोबाइल उसके पास था। दरवाजे के पास जाकर उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने उसी बदहवासी की हालत में अपना मोबाइल निकाला और वो वीडियो रिकॉर्ड किया जो मैं कम्युनिटी में डाल रहा हूँ, जिससे शाहिद के पिता ने कोशिश करके उन लोगों के खिलाफ इसी वीडियो की वजह से मुकदमा कायम हो पाया, वरना मुकदमा कायम होने में भी नाकोचने चबाने पड़े थे सलामत खान को। रिकॉर्ड किया, फिर थोड़ी देर बाद गिर गया। ये लोग बीच बीच में कुंडी खोलकर देखते रहे कि अब उसकी कैसी तबीयत है। जब ये लगा, हिला डुला कर देखा कि अब बिल्कुल ये मर ही गया है, तो फिर उसका फ़ोन चूंकि हाथ से छिटक कर नीचे ज़मीन पर गिर गया था, फ़ोन उठाते ही सालेहा ने सबसे पहले अपने ससुर को फ़ोन किया कि इन्होंने गुस्से में आकर जहर खा लिया है, मैं इनको लेकर अस्पताल पहुंच रही हूं, आप भी आ जाइए। 2016 के बाद से सलामत खान की अपने बेटे बहू से न कोई बातचीत थी, न कभी देखा था। सलामत खान बताते हैं कि जब उसने बताया कि इस तरह से है तो मुझसे रहा नहीं गया। एक बार तो ये थॉट आया कि तुमने गलती की है, तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, तुम भुगतो। लेकिन इकलौता बेटा था, बोले मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैं अगले 10 मिनट में 15 मिनट में मैं जिला अस्पताल रीमा पहुंच गया और जैसे ही मैंने अपने बेटे को सफ़ेद चादर में लिपटे हुए और इन लोगों को उसके आसपास खड़े हुए देखा, मैं समझ गया कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ये पूछा गया कि आखिर 18 मार्च को ही क्यों, तो उन लोगों ने बताया कि हम 15 मार्च से इसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी इसकी हिम्मत नहीं पड़ती सालेहा परवीन को चाय में वो दवा मिलाने की। कभी हम बाहर से फ़ोन करते रहते थे, ये उठा नहीं पाती थी। फिर ये तय हुआ कि उस समय सास ससुर को भी बुला लिया जाए, सारे लोग मौजूद रहेंगे, तब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। शाहिद के सास ससुर सारी बातें जानते थे, इसलिए सबको पता था कि अब ये जहर मिलाया गया है, अब ये पिएगा, अब ये लड़खड़ाएगा, अब ये गिरेगा, अब ये मरेगा। आवाज़ बाहर न जाए इसलिए टीवी की आवाज़ भी इन्हीं लोगों ने चेंज की थी। बहरहाल 10 अप्रैल को इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ससुर आज भी फरार है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना में पति शाहिद अनायास ही मारा गया। उसने शक ही तो जाहिर किया था, पत्नी से टोका टोकी करने लगा था, कौन था, कौन आया था, दिन में कहाँ गई थी, आज दिन भर ऐसा लगता है तुम बाहर थी, ये कपड़े पहन के कोई घर में तो रहता नहीं है, और फिर वो टाल मटोल करती रही। जिस दिन उस लड़के को बाहर निकलते हुए देखा था, उसी दिन से उसके चक्कर में लगा रहा कि आखिर ये कौन है, कैसे पता लगेगा। सास ससुर उसी के ऊपर टूट पड़े कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे बेटी पर शक करने की, जब हम घर में मौजूद हैं तो हमारी मौजूदगी में वो कैसे किसी गैर मर्द के साथ अपने कमरे में अकेले रहेगी, इस तरह की। और जब वो घर के भीतर घुसा तो कमरे के हालात से उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई न कोई अभी थोड़ी देर पहले तक था। बहरहाल उसने भी पता लगाना शुरू किया। उस दिन उसने अपनी पत्नी से कोई बात नहीं की, पत्नी ने भी उसे खाना नहीं पूछा, खाना उसकी सास ने लाकर उस दिन उसको दिया था। और उसी के बाद जब उसे नाम उसका पता लग गया, जिसके संपर्क में या जिससे प्यार मोहब्बत में उसकी पत्नी रह रह के गुम हो जाती थी, तो उस दिन उसने डिसाइड किया कि हम थाने जाके इसकी इत्तला करेंगे। और वो जब थाने जाने को हुआ तो पीछे पीछे उसके सास ससुर और उसकी बीवी भी वहाँ पर पहुँच गई और यही कहने लगी कि साहब ये इनके खिलाफ FIR करिए, ये हमें मारपीट करते हैं। देखिए उस दिन
शाहिद को पता था कि उसने कभी सालिहा के साथ मारपीट नहीं की थी, कभी उसे धक्का भी नहीं दिया था। ऊंची आवाज में बातचीत दोनों में होती थी, लेकिन किसी तरह का फिजिकल टॉर्चर उसने नहीं किया था। और जब उस दिन थाने में अधिकारियों के सामने उसकी बीवी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि ये मुझे बहुत मारते हैं, और उसके सास ससुर उसी की बात का सपोर्ट करके, जिसे कहते हैं कि एक रद्दा और रख देते थे कि यही नहीं साहब, ये भी करता था, ये ऐसे नहीं वैसे धक्का दे दिया, बच गई नहीं तो मर जाती। उसी दिन शाहिद को ये समझ लेना चाहिए था कि मामला बहुत आगे निकल गया है। जो चीज़ मैंने कभी कही ही नहीं, उसके लिए एफआईआर लिखाने को उसकी पत्नी उसी के सामने तैयार थी। उसी दिन उसे अलग हो जाना चाहिए था, कम से कम उसकी जान तो बच जाती। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो मैं लिंक में शेयर कर रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूं कि उसको उसी दिन अलग हो जाना चाहिए था, दूर चला जाना चाहिए था, तलाक ले लेना चाहिए था, कुछ भी करना था, उससे अलग हो जाता। मैं एक और लिंक भेज रहा हूं कोरा डाइजेस्ट के डिस्कशन की, और उस डिस्कशन में श्री राम गोपाल मित्तल जी, जो व्यापारी हैं, कोई व्यापार करते हैं, उन्होंने 8 महीने पहले, कोरा में सवाल जवाब होते हैं, उसमें एक सवाल आया था कि विवाह के बाद बीवी बदचलन हो जाए तो क्या करना चाहिए। उसके जवाब में राम गोपाल मित्तल साहब ने जो लिखा था, मैं पढ़ के भी सुना रहा हूं, आप कम्युनिटी पर सुन लीजिएगा। जो बात उन्होंने 8 महीने पहले ऐसी महिलाओं के संबंध में अपनी जमीनी हकीकत की राय या अपनी राय रखी थी, वो आज एकदम सटीक बैठी है। श्री मित्तल लिखते हैं कि औरत कब रंग बदलेगी ये कोई नहीं जानता। शादी के 40 साल बाद भी औरत रंग बदलती है। वो औरत जो देखने में खूबसूरत हो, जवान दिखे, तो औरत हर उम्र में बदल जाती है। एक बार औरत अपने चरित्र से गिर गई तो फिर वो हमारे किसी काम की नहीं है। फिर उस औरत से संबंध बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसने अपना शरीर गंदा और भ्रष्ट कर लिया। वो कम से कम एक पति के मतलब की कभी नहीं रह जाती। उसे छूना भी पाप है, संबंध रखना तो दूर की बात। आप ऐसी औरत से जिंदगी में कभी सुख नहीं पा सकेंगे। हो सकता है वो आपकी हत्या भी कर दे। उससे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पालो। तलाक देकर उसे दूर कर दो अपनी जिंदगी से, वरना वो आपका जीना मुश्किल कर देगी। आपकी आंखों के सामने पराये मर्दों से संबंध बनाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। छोड़ दो ऐसी औरत। कोरा में सब्सक्राइब मैंने कर रखा है। इस तरह के तमाम सामाजिक विषयों पर उसमें बहुत अच्छे अच्छे विचार आते रहते हैं। ये कभी मेरे निगाह के सामने पड़ा था, आज ये इतना इस कदर मुझे याद आया, मैंने ढूंढा और ये निकाला। मैं चाहता हूँ कि आप भी ज़रूर पढ़ें कोरा डिस्कशन के इस श्री राम गोपाल मित्तल के उस सवाल के जवाब का, जो सवाल आज की घटना से संबंधित है और जो जवाब आज की घटना से संबंधित है। तो शाहिद से यही गलती हुई कि वो सब कुछ जान जाने के बाद भी उसे सुधारने की कोशिश करता रहा और उसके साथ बना रहा। किस्सा गोई परिवार में मैं सबसे अपील करता हूं कि इस तरह की गलती कोई भी न करे, क्योंकि मेरे लिए आपके जान की कीमत सबसे ज़्यादा है। जान है तो जहान है। फौरन दूर हो जाइए इस तरह के व्यवहार वाली स्त्रियों से। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।